वेलकम बैक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वापस हमारा फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। द मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM was postponed suddenly due to some unavoidable conditions। ठीक है, क्या इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो मीटिंग जो कि शेड्यूल्ड थी, ठीक है, टू बी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड जो कि होने वाली थी, ठीक है, टू बी और बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल बराबर है कि जो कि होने वाली थी, कब होने वाली थी, बिटवीन 2 PM to 3 PM थी। 2 PM से 3 PM के बीच में जो मीटिंग होने वाली थी वो क्या हो गई, वो पोस्टपोन्ड हो गई दोस्तों। तो वॉज और वॉज के बाद पोस्टपोन्ड, कभी भी याद रखना, वॉज के बाद वर्ब का अगर आपका सीधा सीधा थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद सीधा थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब समझ जाओ कि ये हमारा या तो पैसिव वॉइस का, ठीक है, पैसिव वॉइस का ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, तो पोस्टपोन सडनली, वो एकदम से पोस्टपोन हो गई। क्यों हो गई? ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल कंडीशंस, कुछ अनअवॉइडेबल जो कंडीशंस थी उनके कारण जो है मीटिंग क्या हो गई, पोस्टपोन हो गई। ये तो था इसका मीनिंग। अब हम लोग इसमें फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप देखो कि मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी, तो ये तो बिल्कुल सही है ना, टू बी का ये सेंस होता है, और वैसे भी टू बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर टू का प्लेसमेंट जो है शेड्यूल्ड टू बी बिल्कुल सही है। शेड्यूल्ड और टू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल हमारा ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, बिटवीन 2 PM to 3 PM वॉज पोस्टपोन, की 2 से 3 PM जो हुई थी वो पोस्टपोन हो गई। अब देखो ये पूरा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जबरदस्त रूल है दोस्तों, और एक एरर भी है कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपका, बिटवीन, ठीक है, क्या है ये, बिटवीन है, और यहाँ पर देखो 2 PM to 3 PM। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त रूल बताता हूँ, ठीक है, एक रूल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो बिटवीन है, याद रखना, ये जो बिटवीन है और इसके बाद मान लो आपका नाउन 1 है, कोई एक नाउन आ रहा है, कोई एक वर्ड आ रहा है, और उसके बाद जो है दोस्तों क्या आएगा, एंड आएगा, और उसके बाद फिर वापस से नाउन 2। ये हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब बिटवीन जो है उसके साथ क्या आता है, एंड आता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखो। आपका ये प्रीपोजिशन की पेयरिंग है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशनल, ये पेयरिंग है। क्या पेयरिंग होती है दोस्तों, ठीक है, ये पेयरिंग आप लोगों को याद रखना है कि बिटवीन जो है उसके साथ क्या आता है, एंड आता है। बिटवीन, उसके बाद नाउन 1, उसके बाद एंड प्रीपोजिशन, एंड कंजंक्शन, उसके बाद नाउन 2। एक और आपका वर्ड होता है कौन सा, फ्रॉम। अगर यहाँ पर फ्रॉम आया, ध्यान रखना दोस्तों, फ्रॉम आया, और यही हमारा जो पैटर्न है, नाउन 1, उसके बाद यहाँ पे फिर आपका क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, प्लस नाउन 2, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि देयर इज नो सिग्नल between my house and the school। देखो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से, कि देयर इज नो सिग्नल बिटवीन माई हाउस एंड द स्कूल, कि मेरा जो घर है और जो मेरा स्कूल है, द स्कूल लग गया, मतलब जाहिर सी बात है मेरे स्कूल की बात हो रही है, तो ये जो मेरा घर है और मेरा स्कूल है, उन दोनों के बीच में कोई भी सिग्नल नहीं है। तो देखो ये आपका बिटवीन आ गया, ठीक है, ये माई हाउस यहाँ पर क्या आ गया, नाउन 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर द स्कूल क्या है हमारा, नाउन 2 है, और बीच में एंड। तो ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये ग्रामर के रूल्स हैं, ग्रामर के नियम है, पढ़ने में कभी भी ये पकड़ में नहीं आएंगे। पढ़ने में आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, बिटवीन 2 PM to 3 PM, और कई बार हम लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं 2 to 3, 3 to 4 इस तरीके से। लेकिन दोस्तों ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर वाइज जो है, जब एग्जामिनर जो देखता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इसको करने जा रहे हो, तो आप
आपके लिए वो रॉन्ग है, आपको सही करना पड़ेगा। और सही हमारा क्या है, देयर इज नो सिग्नल बिटवीन माई हाउस एंड। तो बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, आप लोग याद रखें। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर क्या होगा कि 2 जो है वो रॉन्ग हो गया और उसके बदले यहाँ पर उसके बदले यहाँ पर एंड जो कंजंक्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका क्लियर है आंसर। और क्या बता रहा था मैं, फ्रॉम का बता रहा था। तो फ्रॉम का आप देखो, फ्रॉम भी हम लोग देख लेते हैं कि इसके फ्रॉम का एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे he has walked from his school to home। ठीक है, ये हमने एक और एग्जाम्पल लिया कि देखो ही हैज वॉक्ड फ्रॉम स्कूल टू होम, कि वो चला, उसने वॉकिंग किया। ठीक है, उसने ट्रैवलिंग किया या वॉकिंग किया, कहाँ से कहाँ तक। तो देखो फ्रॉम आया, यहाँ पर देखो हिज स्कूल आया, नाउन 1, और उसके बाद टू प्रीपोजिशन, और उसके बाद ये आपका आ गया नाउन 2। तो ये 2 कॉम्बिनेशन याद रखो दोस्तों। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने याद किया, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। मेरी कोशिश है कि ये प्रीपोजिशन अभी इसी लेक्चर के अंदर आपका याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ और आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बिल्कुल याद रखो, बिटवीन एंड, बिटवीन के साथ एंड आने वाला है, बिटवीन के साथ नाउन 1, उसके बाद एंड, उसके बाद नाउन 2। बिल्कुल याद रखो, बिटवीन N1 ना आपका क्या एंड, और उसके बाद नाउन 2। और अगर आप बोलते हो फ्रॉम तो नाउन 1 2, तो आप ऐसे याद करो, बिटवीन के साथ एंड और फ्रॉम के साथ 2। बिल्कुल याद रखना है, बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ 2, बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ 2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 वाला, द myth that some races are naturally superior than others has now been wholly demolished। ठीक है, तो क्या इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिथ मतलब ये जो एक तरह से क्या था, एक मिथ था। मिथ मतलब एक तरह से अंधविश्वास था या एक मान्यता थी, या लोगों का जो क्या कहते हैं हिंदी में कि एक तरह से एक धारणा है ना, लोगों की क्या थी, एक जो धारणा थी, क्या धारणा थी कि कुछ रेसेस का यहाँ पर मतलब है कि कुछ जो जनजाति है, ठीक है, कुछ जनजाति या फिर कुछ जो कास्ट है, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है कि कुछ जो कास्ट है वो नेचुरली वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है। कुछ जो जाति है, कुछ जो कास्ट है वो नेचुरली क्या होती है, सुपीरियर होती है देन अदर्स, दूसरों से सुपीरियर होती है। और वो जो धारणा है, ध्यान देना दोस्तों, वो जो मिथ है वो अब क्या हो गई है, नाउ बीन फुल्ली डिमोलिश, पूरी तरीके से वो क्या हो चुकी है, अब वो टूट चुकी है। ठीक है, टूट जाना, पूरी तरीके से वो जो धारणा है वो क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। देखो दोस्तों, थोड़ा सा प्रीपोजिशन का एरर है हालांकि, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट भी आपका बिल्कुल बराबर है। आप देखो यहाँ पर, ये देखो मिथ जो है, धारणा जो है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके लिए जो वर्ब आपका लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, ये हैज इसका वर्ब है, और ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसका राइट है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और नहीं होगी। ठीक है, प्रीपोजिशन देख लेते हैं। चलिए, तो मिथ दैट सम रेसेस, कुछ रेसेस जो है आर क्या है, नेचुरली सुपीरियर देन। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है दोस्तों, सुपीरियर और देन है ना, अदर्स, इसके अंदर कुछ एरर है। मैं आपको बताता हूँ क्या एरर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपको एक रूल में बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर में बताता हूँ। जैसे कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने, जैसे सुपीरियर हो गया, या फिर इंफीरियर हो गया, या फिर पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर हो गया, या फिर प्रायर हो गया, ठीक है, प्रायर हो गया, या फिर सीनियर हो गया, या जूनियर हो गया,
ठीक है, जूनियर हो गया, या फिर देखो सुपीरियर है, इन्फीरियर है, पोस्टीरियर है, प्रायर है, सुपीरियर है, जूनियर है, उसके अलावा जैसे अल्टीरियर है, ठीक है, अल्टीरियर है। तो ये IOR वाले जो वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों, ये जो IOR वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, याद रखो दोस्तों, इन सब के साथ जो है कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इन सब के साथ दोस्तों टू प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, बिल्कुल आपको ये चीज़ याद रखना है, टू प्रीपोजिशन आता है इन सब के साथ। IOR वाला जब भी आएगा, बिल्कुल आप इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखो, आप लोग बिल्कुल ये बिल्कुल रट के रखो। मैं बोलता हूँ कि इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, प्रायर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, अल्टीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, किसी भी प्रकार का ER जो वाला जो वर्ड है, इस तरह का कोई भी वर्ड होता है तो उसके साथ जो है प्रीपोजिशन कौन सा आता है, टू प्रीपोजिशन आता है। देन प्रीपोजिशन जो है वो आपका नहीं आता है, ठीक है ना दोस्तों। देन प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सुपीरियर टू हो जाएगा, ठीक है। देखो पढ़ने में कभी भी आपको मिस्टेक पता नहीं चलेगी, पढ़ोगे आपको लगेगा दोनों सही है, लेकिन ये सारे जो रूल्स हैं ग्रामर के और ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। द मिथ दैट सम रेसेस आर नेचुरली सुपीरियर टू अदर्स हैज नाउ बीन डिमोलिश्ड, ठीक। अब थोड़ा सा इसको याद करते हैं। सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, ठीक है, पोस्टीरियर टू, प्रायर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, अल्टीरियर टू, ठीक है। और भी जितने भी ER वाले जो शब्द हैं जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सभी के साथ, है ना, सभी के साथ जब आप कंपेयर करने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर देन नहीं लगाओगे। कंपेयर करते वक्त भी जो है इन सारे ER वाले जो वर्ड हैं उनके साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसको याद रखोगे, आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, ठीक। देन नहीं लगने वाला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों अभी इससे जस्ट पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 48, आपका 48 और 49 क्वेश्चंस जो है वो हमने किए, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 हमने छोड़ दिया, तो इसलिए जो है अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 करने जा रहा हूं और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 करने वाले हैं, क्योंकि 48 और 49 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर। इट वॉज एन एंशिएंट टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इवन लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय फुट, ठीक है। तो क्या इसमें बताया जा रहा है कि इट वॉज इन एंशिएंट टाइम, ये कब की बात है, इन एंशिएंट टाइम की। तो इन एंशिएंट टाइम की मतलब पुराने दौर के में जो एंशिएंट समय है, जो पुराना समय है उसमें उसकी बात है, जब पीपल जो है वो क्या करते थे, यूज टू, है ना, यूज टू ट्रैवल, वो ट्रैवल किया करते थे, जाया करते थे, चला करते थे, इवन लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर की बहुत दूर दूर का तक वो लोग जो है पैदल जाया करते थे। कैसे जाया करते थे, बाय फुट। तो ये हमारा दोस्तों एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मैं आपको बता देता हूं। ये आपका जो है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और इसका जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा इडियम की तरह एक एक्सप्रेशन जिसका वर्ड कुछ और होता है, मीनिंग इसका कुछ और होता है, ठीक है। और ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कभी चेंज नहीं होता है, और ये एक्चुअली बाय फुट नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ऑन फुट होता है। क्या होता है, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है कि पैदल। कैसे जाया करते थे, ऑन फुट, पैर के ऊपर, इसका मतलब है कि वो कैसे जाया करते थे, पैदल वो जाया करते थे, या फिर चलकर, ठीक है, चलकर जाया करते थे अपने पैरों पर। तो इसका जो ये एक्सप्रेशन है, इसके लिए आपका बाय फुट जो है ये प्रीपोजिशन नहीं आएगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। बेसिकली ये एक ही होता है, ठीक है, ऑन फुट होता है। मतलब आपको जो है याद रखना है कि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और ऑन फुट होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी तो ये यहाँ पर सारा करेक्ट है कि इट वॉज एन एंशिएंट, पुराने टाइम की बात है। लोग जो है यूज टू, तो अब जब भी जैसे यूज टू आया, ठीक है, तो यूज टू आया तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है, फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। ये भी बराबर है। इवन लॉन्ग डिस्टेंस की, लॉन्ग जो लंबी दूरी है वो भी बाय फुट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है ज़्यादा कुछ है नहीं,
है ना। ये बस अपने को ये याद रखना है कि बाय फुट जो है वो नहीं, ऑन फुट होने वाला। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीधा 50 वाला जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और 2 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, 48 और 49। काफ़ी इजी है तो इसलिए 2 क्वेश्चंस हमने एक साथ ले लिए। चलिए शुरू करते हैं कि इन सम ट्राइबल एरियाज पीपल वर्शिप स्नेक्स एंड आर नॉट स्केयर्ड फ्रॉम देम। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे जो है उनको ये समझ में आ गया होगा आर नॉट स्केयर्ड क्या होगा, बताओ जरा। इन सम ट्राइबल एरियाज पीपल वर्शिप स्नेक, कुछ ट्राइबल एरियाज में लोग क्या करते हैं, किसको वर्शिप करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं। और वो लोग जो है क्या नहीं है, स्केयर्ड, उससे डरते नहीं है। किससे नहीं डरते हैं, फ्रॉम देम, उनसे, या फिर ऑफ देम। तो यहाँ पर आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आने वाला है, क्या आने वाला है, ऑफ देम। ये हमारा जो है दोस्तों राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, इन सम ट्राइबल एरियाज की, कि कुछ जो ट्राइबल एरिया है, दूर दराज के जो एरिया है, आदिवासी जो जनजातीय जो क्षेत्र है, लोग वहाँ पर किसको वर्शिप करते हैं, पीपल वर्शिप स्नेक्स, सांपों को वर्शिप करते हैं। और आर नॉट स्केयर्ड। ठीक है, तो ये जो वर्ड है दोस्तों स्केयर, ठीक है, तो स्केयर जो है इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन जो है वो नहीं लगाते हैं। स्केयर के साथ जो है कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है दोस्तों। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है और ये आपका जो है ऑफ जो है आपका ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, कैसा प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन। इसका मतलब केवल स्केयर के साथ जो है सिर्फ ऑफ आता है। आपने कभी स्केयर इन सुना है, स्केयर ऑन सुना है, स्केयर फ्रॉम सुना है, नहीं सुना है। ठीक है, स्केयर ऑफ आता है, स्केयर विथ नहीं आता है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रीपोजिशन इसके साथ नहीं आता है सिवाय ऑफ के। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्केयर के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन। बिल्कुल मेरे साथ आप दोहराओ, 2 से 3 बार इसको कहो कि स्केयर के साथ ऑफ, स्केयर के साथ ऑफ, स्केयर के साथ जो है ऑफ प्रीपोजिशन आता है। बिल्कुल इसको दिमाग में रखो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 49th वाला हमारा क्वेश्चन। हिज न्यू प्रपोजल seems hardly different than that of one I have just rejected। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं कि उसका ये जो नया प्रपोजल है, नया उसका क्या है, प्रपोजल है। प्रपोजल का मतलब है ऑफर। क्या है उसका जो नया क्या चीज, ऑफर जो उसने मुझे दिया है। सीम्स, वो क्या लगता है, वो सीम्स हार्डली डिफरेंट, वो मुश्किल से थोड़ा सा अलग दिखता है। देन, है ना, हार्डली डिफरेंट देन दैट द वन आई हैव जस्ट रिजेक्टेड। मतलब उसका जो नया प्रपोजल है ना, वो कैसा लगता है, हार्डली वो अलग लगता है। किससे, देन दैट, जो कि, जिससे कि, मतलब उससे अलग लगता है जिसको कि, है ना, उस जिसको कि मैंने अभी अभी क्या किया, रिजेक्ट किया। जस्ट मैंने उसको क्या किया, अभी अभी रिजेक्ट किया। तो यहाँ पर आप देखो जो हमारा प्रीपोजिशनल जो एरर है, अगर हम लोग केवल उसी पे, अभी शुरुआत में हम लोग केवल एरर, प्रीपोजिशन के एरर पे फोकस करते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग ये आंसर हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरे स्ट्रक्चर भी हम लोग समझ ही लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये क्या लिखा है, डिफरेंट और उसके साथ फ्रॉम या देन। ठीक है, तो डिफरेंट के साथ क्या लिखा है, देन। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये जो वर्ड है आपका डिफरेंट, ठीक है, तो डिफरेंट के साथ जो है अगर आपको प्रीपोजिशन लगाना है तो देन प्रीपोजिशन डिफरेंट के साथ नहीं आता है। याद रखो, डिफरेंट के साथ देन नहीं आता है कभी भी। डिफरेंट के साथ जो है क्या होता है, फ्रॉम आता है। अभी हमने देखा कि स्केयर्ड के साथ फ्रॉम नहीं आता है, स्केयर्ड के साथ ऑफ नहीं आता है ना, कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन रहेगी, इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसको याद रखो, मेमोराइज करो, दिमाग में रखो, स्केयर्ड ऑफ। ठीक है, और डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर तो हमको इसका पर्टिकुलर, इसका जो प्रीपोजिशन का एरर है वो हमको क्या हो गया दोस्तों, पता चल गया कि इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन जो है आना है। चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा
इसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। आप देखो क्या, देखो हिज न्यू प्रपोजल, उसका जो है कैसा नया वाला जो प्रपोजल है, नया वाला जो ऑफर उसने मुझे जो दिया है, अब वो क्या लगता है, सीम्स। अब देखो यहाँ पर एस लगा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये एस क्यों लगा है। दोस्तों ये क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, हमारा वर्ब है। और वर्ब का ये कौन सा वाला फॉर्म है, वर्ब का ये सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर वर्ब है। कैसे पता चला, एस लगा है इसलिए पता चला। अब दोस्तों मुझे बताओ जरा कि ये सीम में, देखो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सीम में और सीम्स में क्या फ़र्क है, बताओगे कोई, ठीक है। सीम और सीम्स में क्या फ़र्क है। सीम जो होता है ना दोस्तों, है ना, सीम और सीम्स, हालांकि हिंदी में इनका मीनिंग होता है लगता है। क्या मीनिंग होता है, लगता है या फिर प्रतीत होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। ये तो इसका हिंदी में दोनों का मीनिंग है। लेकिन ये जो आपका सीम वर्ड है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है, और जो सीम्स वर्ड है वो वर्ब का आपका फिफ्थ फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या है सर, तो देखो ये फर्स्ट फॉर्म हम कब लगाते हैं, इसका मतलब ये जो वर्ब है ये आपका कैसा है, प्लूरल। क्या है, ये आपका प्लूरल वर्ब है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये आपका कैसा वर्ब है, सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर आपका ये वर्ब है। बिल्कुल, आप जो बच्चों को ये चीज़ याद नहीं है बिल्कुल क्लियर करो। और अब ये कब आता है, ये वाला वर्ब कब आता है, जब हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हिज न्यू प्रपोजल्स, यहाँ पर अगर एस होता तो यहाँ पर फिर एस नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्लूरल हो जाता। तो प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और उसी तरह से अगर यहाँ पर देखो एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये V5 है। अब V5 की पहचान क्या है, V5 होता ही यही है कि आप क्या करो, जो वर्ब है उसके साथ एस या फिर ES में से कुछ ऐड कर दो तो वो आपका V5 बन जाएगा। और वो कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। तो दोस्तों ये आपके फंडामेंटल्स जो है ये क्लियर करो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो एस लग गया, मतलब ये हमारा जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो उसके साथ वर्ब कैसा हो जाएगा, आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। क्लियर है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो एक तो ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। एक मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ किसका दोस्तों, हार्डली वर्ड का, हार्डली शब्द का मैं आपको बताने वाला हूँ। हार्डली जो है इसके साथ और भी कुछ वर्ड है, चलिए मैं बताता हूँ। हार्डली हो गया दोस्तों, ठीक है, या फिर रेयरली हो गया, ठीक है, या फिर सेल्डम हो गया, ठीक है। हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ये जो है ये सारे के सारे वर्ड जो हैं आपके नेगेटिव, ये अपोजिट सेंस के वर्ड होते हैं। कैसे सेंस के वर्ड होते हैं, अपोजिट सेंस के होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये अपोजिट सेंस के, मतलब एक अगर आपका पॉजिटिव सेंस आ रहा है, एक सेंटेंस में अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा ये नेगेटिव आ रहा है। तो एक तो ये याद रखना है कि अपोजिट सेंस है। दूसरा इसको याद रखना है कि इसका मतलब होता है मुश्किल से। क्या मतलब होता है, मुश्किल से, ठीक है ना, मुश्किल से, या जिसको हम बोलते हैं ना बमुश्किल, बमुश्किल, बड़ी मुश्किल से, हार्डली, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, इसको जो बोलते हैं बमुश्किल, मतलब ना के बराबर। एक तरह से ये जो वर्ड है आपके, ये सब के सब क्या है, कंजंक्शंस है। ये क्या है, आपके कंजंक्शंस है, और ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं। कौन सा मीनिंग देते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या होगा, हिज न्यू प्रपोजल, उसका जो नया प्रपोजल था वो कैसा प्रतीत होता है, वो प्रतीत होता है बहुत ही अलग, बहुत ही, मतलब हार्डली डिफरेंट, मतलब डिफरेंट नहीं प्रतीत होता है। हार्डली डिफरेंट का मतलब होता है नॉट डिफरेंट, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि बिल्कुल सेम लगता है। हार्डली डिफरेंट मतलब वेरी सेम, वेरी सिमिलर,
है ना, देन के बदले फ्रॉम आ गया, सेम फ्रॉम दैट ऑफ वन, आई हैव जस्ट उसी से जिसको कि मैंने अभी अभी क्या किया, रिजेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेजल ये फिक्स प्रीपोजिशन तो हमने पढ़ा, उसके साथ में जो कुछ बेसिक जो हमारे स्ट्रक्चर है, कंसेप्ट है, उसका भी हमने डिस्कशन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 47 किया था, मैंने कहा था उसके पहले हमने 48 और 49 कर लिया, इसलिए जो है अब हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 50 और 51। चलिए देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके फिक्स प्रपोजिशन के बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। टू लीड a well balanced life you shall have to cultivate other interests beside your professional ones। ठीक, इसमें वापस से देखते हैं कि टू लीड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि यदि आपको कैसे रहना है, एक वेल बैलेंस जीवन आपको क्या करना है, जीवन व्यापित करना है या जीवन जीना है। यदि आपको एक बहुत ही बैलेंस एकदम जीवन अगर आपको जीना है तो यू शेल हैव टू कल्टिवेट, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, यू शेल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपको कल्टिवेट करना पड़ेगा। कल्टिवेट करने का मतलब क्या होता है कि अदर इंटरेस्ट, कल्टिवेट का मतलब होता है जनरेट, आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, अपने अंदर जो है उस चीज को जो है उत्पन्न करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्म करना पड़ेगा, दूसरे इंटरेस्ट मतलब दूसरी जगह जो इच्छाएं हैं वो चीज आपको जो है फॉर्म करनी पड़ेगी बिसाइड योर प्रोफेशनल वंस, की बिसाइड योर प्रोफेशनल मतलब जो प्रोफेशनल जो स्किल्स है, यहाँ पर प्रोफेशनल वंस का मतलब होता है कि जो प्रोफेशनल स्किल्स है, जैसे जो भी प्रोफेशन आपको चूज करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल बनना है, तो वो स्किल्स तो आपके अंदर होना ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा कुछ स्किल्स होती है दोस्तों, जिसको सॉफ्ट स्किल्स जैसे कहा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको कहा जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, है ना, एक तरह से टीम वर्क जो है, टाइम मैनेजमेंट, ये जो छोटी छोटी स्किल्स है। उसके अलावा जो फैमिली एंड वर्क लाइफ मैनेजमेंट की, परिवार में और कार्य में दोनों में किस प्रकार का बैलेंस हम लोग बना कर रखें, इस तरह की जो भी स्किल्स होती है, फ्रेंडशिप कैसे बना के रखें, एक दूसरों से काम कैसे मिलकर कैसे काम करें, टीम वर्क कैसे करें, कोलैबोरेशन कैसे करें, तो ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं ये भी आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग आ रहा है, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया कि आपको जो है एक वेल बैलेंस, एक बहुत ही संयमित संतुलित अगर जीवन आपको जीना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी, बिल्डअप करनी पड़ेगी, कल्टीवेट करनी पड़ेगी दूसरे इंटरेस्ट भी बिसाइड योर प्रोफेशनल वन। तो ये जो दोस्तों वर्ड है बिसाइड्स, ठीक है, ये हमारा एक प्रीपोजिशन है, इसके अंदर एक एरर है। देखो दोस्तों क्या एरर है, मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये जो बिसाइड है, दो वर्ड होते हैं दोस्तों, एक तो होता है आपका बिसाइड, ठीक है, और एक वर्ड आपका होता है बिसाइड्स। ठीक है, अब दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में बहुत फर्क है, केवल एस लगाने से दोनों का मीनिंग परिवर्तित हो जाएगा। आप देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, ठीक है, बाजू में या फिर बगल में, कहाँ पर, बगल में, या फिर नियर, क्या बोलेंगे हम लोग, नियर, पास में, नज़दीक में। ठीक है, ये आपका क्या मीनिंग होता है, इसका बिसाइड का मीनिंग हो जाएगा। उसके अलावा जैसे क्लोज, क्या होता है, क्लोज, बिल्कुल पास में। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि एक एग्जाम्पल है कि ही इज स्टैंडिंग, he is standing beside the door, मतलब वो दरवाजे के साइड में खड़ा है ना। एक तरह से बिसाइड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर साइड
करके निकल रहा है, बाजू में खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? दरवाजे के साइड में खड़ा है, दरवाजे के बगल में खड़ा है। तो एक तो मीनिंग ये होता है दिशा के हिसाब से। अब कोई सी भी साइड हो सकती है भाई, इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, आजू बाजू दोनों साइड हो सकती है। तो साइड बाजू के लिए, बगल के लिए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बिसाइड यूज करते हैं, बिना एस वाला, याद रखना। और ये जो वर्ड है दोस्तों बिसाइड्स, इसका मीनिंग कुछ और है ना। इसका मीनिंग है आपका के अलावा। क्या मतलब है इसका? बिसाइड्स, के अलावा, या के सिवाय, ठीक है। या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एडिशनली, एडिशनली, या फिर इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, है ना। ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। और कुछ इसके वर्ड जैसे है तो अपार्ट फ्रॉम, है ना, इसके अलावा बोलते हैं ना, के अलावा। इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग? अपार्ट फ्रॉम, या अदर देन, अदर देन, ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि एक इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, प्लीज टेल मी, है ना, टेल मी वेयर डिड यू वर्क, वेयर डिड यू वर्क besides the previous company, besides the previous firm ले लेते हैं, ठीक है। besides the previous firm, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान से देखो कि उस इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? कि कृपया आप मुझे बताइए, ठीक है, कृपया आप मुझे बताइए, क्या बताइए? कि वेयर डिड यू वर्क, एक्सक्यूज मी दोस्तों, ये देखो इन्होंने पूछा, ठीक है, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि प्लीज टेल मी वेयर डिड यू वर्क, तुमने कहाँ कार्य किया, तुमने कहाँ पर काम किया, बिसाइड्स द प्रीवियस फर्म, कि ये जो पिछली जो फर्म, आपने जो कंपनी जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें आपने काम किया, उसके अलावा आपने और कहाँ पर काम किया, है ना। इस तरीके से आप एक सेंटेंस के माध्यम से आप समझ सकते हो कि दोनों में कितना फर्क है, ठीक है ना। बिसाइड में और बिसाइड्स में काफ़ी अंतर है। अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं दोस्तों। आप देखो यहाँ पर कि टू लीड अ वेल बैलेंस लाइफ, यदि आपको बिल्कुल संतुलित जीवन अगर जीना है तो आपको क्या कल्टीवेट करना पड़ेगा? दूसरे इंटरेस्ट, दूसरी जो रुचि है, दूसरे इंटरेस्ट भी आपको डेवलप करने पड़ेंगे बिसाइड योर प्रोफेशनल वंस। तो बिसाइड यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा? बिसाइड्स। क्या हो जाएगा? बिसाइड्स, के अलावा। ये हमारा सेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। के अलावा, किसके अलावा? कि ये जो आपकी प्रोफेशनल इंटरेस्ट है या फिर जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उनके अलावा जो है बिसाइड्स देम यू हैव टू कल्टिवेट सम मोर, और यू हैव टू कल्टिवेट अदर इंटरेस्ट ऑल्सो। दूसरे इंटरेस्ट भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा? कल्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया। इस बार बस अभी आपको याद हो गया, इस लेक्चर में आप याद रख लो, आप इसके बाद कभी नहीं भूलना है, ठीक है। ये मेरी कोशिश है, कभी नहीं भूलना है। बिसाइड और बिसाइड्स में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। मैं रिपीट करूं एक बार और, बिसाइड मतलब बाजू में या बगल में या साइड में, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा और कुछ, इसके अलावा और क्या, है ना। कि वेयर व्हाट डू यू वांट टू बिकम बिसाइड्स डॉक्टर, बिसाइड्स डॉक्टर, कि और क्या बनना चाहते हो डॉक्टर के अलावा। इस तरीके से जब बोलना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया, एरर हमारा बिसाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्लियर? कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अब इस पे, इससे फोकस हटा के पूरा आपका जो फोकस है दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर लगाओ, ठीक है। ये भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
द टीचर वॉज हैप्पी, ठीक है, द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि टीचर जो है वो क्या थी, हैप्पी थी। टीचर वॉज हैप्पी, टीचर खुश थी। व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, कब वो खुश थी, जब वो क्लास में उन्होंने एंटर किया। कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स, और उस क्लास में जो है कितने स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट उस क्लास में थे। ठीक है, तो टीचर वॉज हैप्पी, टीचर बहुत खुश थी जैसे ही उन्होंने क्लास में एंटर किया, और द क्लास कंप्राइज्ड ऑफ 100, जिसके अंदर की जो है कितने थे, 100 स्टूडेंट थे। अब कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज का मतलब होता है हैविंग, है ना, हैविंग, या फिर एक होता है कंसिस्ट, कंसिस्ट होता है, ठीक है, या फिर कैरी होता है, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका एक रूल है, कंप्राइज्ड का एक रूल है। कंप्राइज्ड का क्या रूल है मैं आपको बता देता हूं। जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बिल्कुल आपका माइंड खोलने वाला रूल है ये, माइंड बॉगलिंग जिसको बोलते हैं ना, माइंड बॉगलिंग वाला रूल है ये। देखो कंप्राइज जो है इसके दो रूल है, एक्टिव वॉइस में इसका अलग रूल है और पैसिव वॉइस में जो है इसका अलग रूल है। दोस्तों एक्टिव वॉइस के अंदर हम लोग कंप्राइज हुआ या फिर उसमें ईडी हुआ या फिर ईएस हुआ, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल ऐसा आएगा यहाँ पर, तो ईडी हुआ, ईएस हुआ या फिर केवल एस हुआ। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। मतलब टेंस का जो है कोई भी फॉर्म हुआ, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। एक्टिव वॉइस के अंदर कंप्राइज के साथ हम लोग जो है ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, ऑफ वाला प्रीपोजिशन हम लोग कंप्राइज के साथ कब नहीं लगाते, जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस जो है दोस्तों, कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के साथ जो है हम लोग कंप्राइज हुआ या फिर ईडी हुआ या फिर ईएस हुआ, कुछ भी हुआ इसमें, तो हम लोग उसमें ऑफ लगाते हैं। ठीक है, अब ये तो सर ने बता दिया कि सर कंप्राइज जो है पैसिव वॉइस में जो है ऑफ लगेगा और एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं लगेगा, लेकिन अब पहचान कैसे करें सर कि कौन सा हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, कौन सा पैसिव का है। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ पहचान करने के लिए कि एक्टिव वॉइस का कौन सा है और पैसिव वॉइस का कौन सा है। दोस्तों ध्यान देना, एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस में ध्यान देना दोस्तों, एक्टिव वॉइस में ये जो वर्ड है कंप्राइज, इसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब वो नहीं आता है। ध्यान देना, क्या बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूं कि एक्टिव वॉइस में, ठीक है, कंप्राइज के पहले कोई भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब आता है। ये डिफरेंस है, बस क्या डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस में जो है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है और पैसिव में आता है। चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल मैं लेता हूं, फिर हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हाँ एग्जांपल है कि the class comprised of the class, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर हमको क्लीन करना पड़ेगा। The class comprised of both the class comprised of both dull and brilliant students.
ठीक है ना। क्या बताया मैंने कि ये जो क्लास है इसमें आप ध्यान दो, कंप्राइज्ड ऑफ बोथ डल एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, कि ये जो क्लास है इसमें दोनों प्रकार के बच्चे हैं। किस प्रकार के बच्चे हैं? डल बच्चे भी हैं और ब्रिलियंट भी है। आप देखो ये द क्लास आपका क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद ये क्या आ गया? कंप्राइज्ड ऑफ। इसके बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं है दोस्तों? नहीं है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? एक तरह से एक्टिव वॉइस की पहचान हो गई, ठीक है ना। अब इधर यहाँ पर आप देखो, टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड, जब वो एंटर हुई कहाँ पर? क्लास में। अब यहाँ पर देखो व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, अब क्लास आया, उसके बाद कोई भी इज एम आर या कोई वॉज वर्ब या कोई विल भी, शैल भी, कुछ भी नहीं है, है ना। यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये आपका कौन से वॉइस का है? एक्टिव वॉइस का है। और इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस के अंदर दोस्तों हम लोग क्या नहीं करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऑफ वाला प्रीपोजिशन हम लोग एक्टिव वॉइस में नहीं लगाते। इसका मतलब ये सेंटेंस में हमारा ऑफ नहीं आने वाला है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कैसे हमने इसको क्लीन किया, कैसे हमने समझा। अब पैसिव वॉइस का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि पैसिव वॉइस में दोस्तों ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं। कैसे? जैसे इसी को ले लेता हूं मैं, देखो द क्लास इज, ठीक है। द क्लास, तो यहां पर भी जो है ऑफ प्रीपोजिशन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। सीधा द क्लास कंप्राइज्ड बोथ डल एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो आपका एरर क्या हो गया यहाँ पे? क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस है तो ऑफ प्रीपोजिशन हमारा नहीं आने वाला है। और अगर पैसिव वॉइस है तो आप देखो द क्लास इज कंप्राइज्ड, द क्लास इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ डल एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब ये सही हो जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वापस से दोहरा रहा हूँ, है ना। ये रूल आप समझो, क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। कंप्राइज का रूल समझो, बहुत ही बढ़िया रूल है दोस्तों कंप्राइज का। अगर आपका कंप्राइज आया हुआ है किसमें? एक्टिव वॉइस में आया है। एक्टिव वॉइस की क्या पहचान है? कि उसके जस्ट पहले जो है कोई भी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता, सीधा आपका जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में जो है वर्ब आ जाता है कंप्राइज। तो इसके बाद हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाने वाले, ठीक है दोस्तों। पैसिव वॉइस में कंप्राइज या कंप्राइज के साथ जो है ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। अब वो कैसे पहचानेंगे? कि इसके जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज एम आर, वॉज वर्ब, वो सारे आते हैं तो समझ जाओ कि वो हमारा पैसिव वॉइस है। देखो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में द क्लास कंप्राइज्ड बोथ डल एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये होने वाला है। और इसी सेंटेंस को अगर आपने पैसिव में किया तो द क्लास इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ डल एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑफ हमारा नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।